Hello everyone, myself Sandeep Bishnoi, चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे ऑडिट के अंदर प्लानिंग ऑफ ऑडिट एंड इंटरनल कंट्रोल्स। ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये एग्ज़ाम की दृष्टि से, और क्वेश्चंस यहाँ से जो अराइज होते हैं वो बहुत ज़्यादा है और जो पढ़ने लायक मुद्दा है वो बहुत कम है, लेकिन उसको थोड़ा सा आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। चीज़ें रट के हम ज़्यादा याद नहीं कर सकते। तो मेरी फर्स्ट लेक्चर से ही ये चाहत रही है कि आप ऑडिट को समझें, ऑडिट की थीम को समझें, तो आप इजीली कैच कर पाएंगे चीज़ों को। लास्ट टॉपिक के अंदर हमने एक बार क्विकली देखें तो हमने पढ़ा था डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑडिट, जिसके अंदर टैक्स ऑडिट, इंडिपेंडेंट ऑडिट, ऑडिट का क्लासिफिकेशन, इंटरनल ऑडिट, सेक्रेटरियल ऑडिट, परफॉर्मेंस, प्रोप्राइटरी, एफिशिएंसी, ठीक है, बैलेंस शीट, फाइनल, कॉन्करेंट, कंटिन्यूस, अलग अलग एंटिटीज़ की ऑडिट अगर ओनरशिप के बेस पे बात करें। फिर बेसिक प्रिंसिपल्स देखे थे ऑडिट को जो गवर्न करते हैं, ऑडिटर के ऑब्जेक्टिव देखे थे हमने, इम्पोर्टेंस देखी थी कि इसको अलग अलग यूजर्स को क्या फ़ायदा होता है। देन फिर ऑडिट की डेफिनेशन देखी थी, सबसे ज़रूरी। चलिए, तो इसी कड़ी में अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट चीज़ जो हमारे सामने आती है वो है प्लानिंग एंड ऑडिट एंड इंटरनल कंट्रोल्स। अगर आपने स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग पढ़े हैं तो आपको थोड़ा सा याद आएगा कि ये चीज़ हमने डिस्कस की थी एसेज के अंदर। एक ऐसे था आपका, पूरी सीरीज़ थी, मैं कहूँगा ऐसे 300 सीरीज़, और उसमें मोटा मोटी 2-3 बातें निकल के आई थी। पहली चीज़ ये कहता है ऐसे 300 कि ऑडिटर जो है उसको ऑडिट को क्या करना है, प्लान करके परफॉर्म करना है। ऐसा क्यों करना है उसको, तो उसके हमने कुछ फ़ायदे देखे थे प्लान के। प्लान का फ़ायदा ये होता है कि एक तो ऑडिट जो है वो उसी टाइम के अंदर कंप्लीट हो जाती है, मतलब आपने हर चीज़ पहले से तय कर दी कि इस तरीके से हम चलेंगे, ये हम रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे, ये हम फर्दर प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे, ये ज़्यादा रिस्क के एरिया है, ये कम रिस्क के एरिया है। तो वो सारी चीज़ें आप प्लान के अंदर शामिल करते हुए क्या करते हो, अपना प्लान बनाते हो। तो एक तो टाइमली ऑडिट कंप्लीट हो जाती है। फिर कोई इम्पोर्टेंट एरिया पीछे रह नहीं जाता है, ऐसा नहीं होता कि कोई एरिया रह गया आप, ठीक है। फिर आप प्रॉपर कंक्लूजन तक पहुंच पाते हो, ये देख सकते हो कि हमने जो प्लान बनाया था उसके अकॉर्डिंग हमें एविडेंस मिले, क्या हम कंक्लूड कर पा रहे हैं या नहीं, और उसके हिसाब से आप करेक्ट ओपिनियन तक पहुंच सकते हो। एक तरीके से कह सकते हो करेक्ट ओपिनियन का मतलब आपकी जो ऑडिट रिस्क है उसको कम करने में ये सहायक होता है। उसके चांसेस कम हो जाते हैं कि आप कोई गलत ओपिनियन दे दो जबकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट मटेरियली मिस स्टेटेड है। तो इन चीज़ों को ऐसे 300 सीरीज़ को ध्यान में रखते हुए मैं शुरू करना चाहूँगा ये डिस्कशन। ऑडिट का प्रोसेस देखते हैं, ऑडिटिंग का प्रोसेस क्या होता है। सबसे पहले अपॉइंटमेंट होता है ऑडिटर का, फिर ऑडिटर तय करते हैं अपना ऑब्जेक्टिव और स्कोप की किस तरह की ऑडिट है, किसने अपॉइंट किया है, मेरे ऑब्जेक्टिव्स क्या है, मेरा दायरा क्या होगा। हमने देखा था ऐसे 210 एग्रीइंग टू द टर्म्स ऑफ ऑडिट इंगेजमेंट, तो पहले ही वो स्कोप और ऑब्जेक्टिव तय कर लेता है। फिर ऐसे 300 सीरीज़ में हमने कहा था कि ऑडिटर अपनी ऑडिट की स्ट्रेटेजी बनाएगा, तो उसके लिए उसको क्लाइंट के बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, उसका नॉलेज ऑब्टेन करेगा। जैसे किस किस तरह का नॉलेज ऑब्टेन करना होता है हमें, देखिए क्लाइंट का पहला सवाल, क्या आप जवाब दे सकते हो कि ऑडिटर को क्लाइंट के बिजनेस की जानकारी क्यों चाहिए? उससे क्या मतलब, वो अगला चाहे पान बेच रहा है, चाहे गाड़ी बना रहा है, चाहे कुछ भी सर्विस सेक्टर में है, चाहे बैंक है, हमें उसके बिजनेस से क्या मतलब। तो देखिए, सबसे पहले बिजनेस देखने के अंदर हम देखते हैं क्या कि एंटिटी का नेचर क्या है। नेचर से तय होता है उसका क्या, उसके ऊपर कौन से रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स लगेंगे। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का मतलब कौन से कानून कायदे लगेंगे। कंपनी है तो अलग है, ट्रस्ट है तो अलग है, सोसाइटी है तो अलग है, नॉन प्रॉफिट कंपनी है तो अलग है। तो एंटिटी का नेचर समझना पड़ेगा। दूसरा, वो किस तरह का बिजनेस करती है, किस इंडस्ट्री से बिलोंग करती है, तो हमें इंडस्ट्री के अंदर किस किस तरह की रिस्क होती है, वहाँ किस तरह के प्रॉफिट्स होते हैं, तो उससे आपको कंपेयर करने को मिलेगा आपका बिज़नेस, ठीक है। फिर बिज़नेस का प्रोसेस क्या है वो भी देखना है आपको कि अच्छा ये यहाँ से मैन्युफैक्चरिंग करती है तो इनपुट आता है, प्रोसेसिंग होती है, देन आउटपुट निकलता है। सर्विस सेक्टर है तो उसके अंदर प्रोसेस अलग होगा। बैंकिंग है कोई
तो उसका एक प्रोसेस बिजनेस का अलग होगा। ये प्रोसेस भी इसलिए जानते हैं ताकि आपको रिस्क पता चल सके कि हर बिजनेस की अपने अपने रिस्क के एरियाज होते हैं, ठीक है। फिर इसके अलावा कंपनी किस तरीके से फाइनेंस्ड है, डेट कितना है, इक्विटी कितनी है, कंपनी के इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ है, किस किस तरह के हैं, उससे भी पता चलेगा कि ज़्यादा रिस्की इन्वेस्टमेंट है या लो रिस्क इन्वेस्टमेंट है, ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्टमेंट है या शेयर सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्टमेंट है। तो ये सब क्लाइंट के बिजनेस की आपको अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करनी है ताकि आप क्या कर सको, रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट का असेसमेंट कर सको, आप रिस्क का अनुमान लगा सको कि कौन से एरियाज है जो ज़्यादा रिस्की है, ताकि जब आप प्लान करोगे, ऑडिट प्लानिंग करोगे, तो उन एरियाज़ के अंदर अपने ज़्यादा रिसोर्सेज, ज़्यादा संसाधन लगाओगे, ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड स्टाफ लगाओगे, आप खुद वहाँ ज़्यादा समय दोगे, ये चीज़ें हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप आता है इवेल्युएटिंग द अकाउंटिंग सिस्टम की अकाउंटिंग किस तरीके से होती है, कैसे बुक्स रिकॉर्ड्स मेंटेन किए जाते हैं, इंटरनल कंट्रोल्स और ऑडिट रिस्क, ठीक है, इनका नॉलेज लेना। ये होने के बाद में जब आपने ये चीज़ें समझ ली दोनों, तब आप क्या करते हो, अपनी प्लानिंग और प्रोग्राम तय करते हो। हमने कहा था ऑडिटर विल प्रिपेयर है ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी, वो क्या करेगा, एक ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी बनाएगा। अब 3 शब्द हैं, मैं थोड़ा सा आपका ध्यान चाहूँगा, अटेंशन चाहूँगा, ध्यान से देखिएगा। 3 वर्ड है, स्ट्रेटेजी, प्लानिंग एंड प्रोग्राम। ऑडिट स्ट्रेटेजी, ऑडिट प्लानिंग एंड ऑडिट प्रोग्राम। बताइए तीनों में फ़र्क क्या है, तीनों में डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑडिट स्ट्रेटेजी की। स्ट्रेटेजी क्या होती है, बहुत ही कम शब्दों में होती है, यूँ कहूँ अगर मैं, ज़्यादा डिटेल नहीं होती। इसके अंदर क्या करते हैं ऑडिटर, एक ओवरऑल अपनी रूपरेखा तय करता है कि उसका स्कोप क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, उसे ओपिनियन देना है, अच्छा इस तरह के रिसोर्सेज रिक्वायर्ड होंगे, क्या क्या डिफ़िकल्टीज आ सकती है, मोटा मोटी वो अपनी एक स्ट्रेटेजी बनाता है कि मैं इस तरीके से काम शुरू करूँगा। जैसे अगर आप पढ़ाई शुरू कर रहे हो, तो पढ़ाई शुरू करने से पहले जब आप टाइम टेबल और एग्जैक्ट सब्जेक्ट के अंदर आओगे, उससे पहले आप क्या देखोगे कि आपका सिलेबस क्या है, एग्ज़ाम कब होने वाले हैं, कितने टाइम में हमें पढ़ना है, कितने संसाधन चाहिए, क्या क्या बुक्स चाहिएगी। तो ये एक आप ओवरऑल स्ट्रेटेजी तय कर रहे हो। इस स्ट्रेटेजी के ऊपर आप बेस्ड क्या करोगे, प्लानिंग करोगे। फिर आप प्लानिंग करोगे किस तरीके से कि अच्छा पहले मैं अकाउंटिंग पढ़ूंगा, पहले मैं टैक्सेशन पढ़ूंगा, पहले मैं जो भी सब्जेक्ट आप इस तरीके से पढ़ोगे। फिर उसके अंदर ज़्यादा समय किसको देना है, कम समय किसको देना है, किसके लिए कोचिंग की ज़रूरत है, किसके लिए एक्स्ट्रा बुक्स की ज़रूरत है, ये सब आप तय करोगे। अब अगर आप ये नहीं कर रहे हो तो उसके बिना आपकी जो वर्क है वो इफ़ेक्टिव नहीं है। आप कुछ भी पढ़ना शुरू कर रहे हो तो कुछ एरियाज पीछे रह रहे हैं, कुछ अच्छे से हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, जिससे ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं वो आप छूटते जा रहे हो आपसे। तो इसीलिए ठीक वैसा ही ऑडिटर के लिए हो जाता है कि उससे कोई इंपॉर्टेंट एरिया पीछे न रह जाए, टाइमली कंप्लीट कर पाए, इफ़ेक्टिवली कंप्लीट कर पाए। और जो ऑडिट का ऑब्जेक्टिव है, जैसे अगर आप पढ़ते हो तो आपका ऑब्जेक्टिव है क्लियर करना एग्ज़ाम, अदरवाइज़ पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है। आपका ऑब्जेक्टिव अगर पूरा नहीं हो रहा है तो आप उसके लिए कोशिश करते हो, और ऑडिटर चाहता है उसकी ऑडिट रिस्क कम हो, वो ओपिनियन करेक्टली दे पाए। जब ऑडिट की प्लानिंग होती है तो प्लानिंग के ऊपर बेस्ड होता है क्या आपका ऑडिट प्रोग्राम। तो ये तो एक तरीके से रिटन डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर क्या होगा, इन डिटेल, मतलब एक एक बात गहनता से लिखी होगी कि भाई ये मिस्टर ए आएंगे, पहले इसको चेक करेंगे, फिर बी उसको चेक करेंगे, सी इसको चेक करेंगे, फिर मिस्टर एक्स जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो डेली 2 घंटे आके इनको सुपरवाइज़ करेंगे, रिव्यू करेंगे। तो ये हो गया आपका ऑडिट प्रोग्राम, जिसमें आप किस किस तरह के प्रोसीजर और सारी चीज़ें लिखते हो। तो तीनों चीज़ें क्लियर है। अब तीनों ही चीज़ें जो है वो फिक्स नहीं है, ध्यान रखना, ये फिक्स नहीं है, ये कंटिन्यूसली चेंज होती रहती है। मतलब ऑडिट के दौरान जो चीज़ें चेंज हो, आपको कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ें मिल गई तो आप अपनी स्ट्रेटेजी को क्या करते हो, बदल देते हो। जैसे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे, एग्ज़ाम आगे हो गए, पोस्टपोन हो गए, कोई सिलेबस में बदलाव आ गया, आपने कोई एक सब्जेक्ट पढ़ना शुरू किया, आपको उसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें दिख गई, तो आपने अपनी स्ट्रेटेजी, प्लानिंग और प्रोग्राम को आपको अकॉर्डिंगली क्या करना पड़ेगा, मॉडिफाई करना पड़ेगा। फिर एक क्वेश्चन है कि क्या ये तीनों आपस में इंटर रिलेटेड है या इंडिपेंडेंट है,
क्या तीनों अपने आप में अलग है या एक दूसरे पे निर्भर है? तो सीधा सा जवाब है तीनों एक दूसरे पे निर्भर है, इंटर रिलेटेड है, इंटर डिपेंडेंट है। कि एक चीज़ में अगर बदलाव होता है तो आपकी स्ट्रेटेजी भी बदलेगी, प्लान भी बदलेगा। ठीक है, तो ये एक तरीके से कंटिन्यूस प्रोसेस है, इंटर रिलेटेड चीज़ें हैं जो हमेशा चलती रहती है। ठीक है, क्लियर है? इसके ऊपर काफ़ी सारे क्वेश्चंस अवेलेबल हैं, ऑडिट स्ट्रेटेजी, प्लानिंग और प्रोग्राम, सिर्फ इन बातों पे कि ये इनका नेचर क्या होता है। ठीक है, चलिए हम पढ़ रहे थे ऑडिटिंग का प्रोसेस। फिर वो करेगा प्लानिंग एंड प्रोग्रामिंग, डिटरमाइनिंग द नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। जो ऑडिट प्रोसीजर्स वो परफॉर्म करने वाला है उसका नेचर, टाइमिंग और एक्सटेंट तय करेगा। फिर एविडेंस ऑब्टेन करेगा और उसके आधार पे कंक्लूजन और रिपोर्ट। ये 7 स्टेप है, एक तरीके से 7 स्टैंडर्ड्स है। ये ऐसे 200 है, ये ऐसे 300 है, फिर ये 500 है और ये 700 है। ठीक है, क्वालिटीज़ ऑफ ऑडिटर, एक ऑडिटर के पास क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए? सबसे पहले तो अगर वो कंपनी और कहीं रिक्वायर्ड है तो क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए। देन उसको नॉलेज होना चाहिए अकाउंटिंग और ऑडिटिंग सब्जेक्ट का। देन उसको ये एफएम, इंडस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब जो कॉमर्स रिलेटेड सब्जेक्ट है उनका थोरो नॉलेज होना चाहिए। एक क्वेश्चन है इस तरीके से पूछा गया कि मिस्टर एक्स है, उनका मानना है कि ऑडिट के लिए उसको इनडायरेक्ट टैक्सेस का नॉलेज होना ज़रूरी नहीं है, बताइए उसको सिर्फ ऑडिट का नॉलेज, क्या वो सही है? तो ऐसा नहीं है, उसको नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, फिर जो ऑडिट के केस लॉज है अलग अलग, उनका नॉलेज होना चाहिए। टेक्निकल डिटेल्स, जो बिज़नेस की ऑडिट कर रहा है उसकी डिटेल होनी चाहिए। फिर वो दूसरी रिक्वायरमेंट तो है ही, उसको ऑनेस्ट होना चाहिए, इंडिपेंडेंट, इंटीग्रिटी, ये देखिए इम्पार्शलिटी, हार्ड वर्किंग, मेथोडिकल, दूसरों के आर्ग्यूमेंट सुनना, स्किल्स, ताकि अपनी रिपोर्ट करेक्टली लिखे, और सीक्रेट, कॉन्फिडेंशियलिटी रिवील नहीं करे। ठीक है, चलिए अब ये इन्होंने आगे क्या किया है, फर्स्ट पार्ट पे आ गए, लेकिन हम कुछ और पढ़ना चाह रहे हैं तो मैं अपने मुद्दे पे लेके आता हूँ आपको सीधा। इंटरनल कंट्रोल्स क्या होते हैं? इंटरनल कंट्रोल्स देखते हैं। आप बताइए क्या होते हैं इंटरनल कंट्रोल्स? इंटरनल कंट्रोल का मैं अगर मेरे शब्दों में आपको सिंपल कहूँ, इसको हालांकि नोट से पढ़ना एक अलग बात है, कॉन्सेप्ट समझना अलग बात है। इंटरनल कंट्रोल्स का मतलब मैं कहूँगा मैनेजमेंट के द्वारा क्या लगाए गए जो भी मेथड्स, जो भी तरीके उन्होंने लगाए हैं, किस चीज़ के उद्देश्य से, किस उद्देश्य के साथ, कि एक तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई गड़बड़ ना हो, बिजनेस जो है वो इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली चले, असेट्स का मिस अप्रोप्रिएशन ना हो, कोई चोरी होना, इस तरीके से मिसयूज होना, वो ना हो। फिर ओवरऑल क्या करना, बिजनेस के अंदर एक तरीके से आप कह सकते हो ग्रोथ, या उसके अंदर इम्प्रूवमेंट करना, एवरीडे कुछ न कुछ सुधार करना अपने प्रोसेसेस के अंदर। तो इन उद्देश्यों के साथ मैनेजमेंट क्या करता है, कुछ चीज़ें करता है, मेथड्स लगाता है, कुछ कंट्रोल लगाता है। वो सारे मेथड्स क्या कहलाते हैं? इंटरनल कंट्रोल्स। अब दूसरी बात आती है, क्या ये सारे इंटरनल कंट्रोल ऑडिटर के लिए रेलेवेंट होते हैं? बिल्कुल नहीं। इंटरनल कंट्रोल्स बिजनेस में 1000 तरीके के होते हैं। जैसे एम्प्लॉयज़ की अटेंडेंस के लिए कोई फिंगरप्रिंट मशीन लगा रखी है, तो ये उनका एक इंटरनल कंट्रोल है कि एम्प्लॉयज़ टाइम पे आए और उनका टाइम रिकॉर्ड हो जाए डेली। क्या ऑडिटर के लिए रेलेवेंट है? बिल्कुल भी रेलेवेंट नहीं है। ठीक है, फिर कोई और चीज़ें, जैसे एम्प्लॉइयों को मोटिवेट करने के लिए उन्होंने कोई ऐसी स्कीम लेके आए हैं जिसके अंदर वो कोई गेम्स करवा रहे हैं, लेकिन उनमें भी कोई फ्रॉड ना हो, कोई गलत तरीके से सर्टिफिकेट्स ना हासिल कर ले, मैनेजमेंट से कोई वो क्या कहते हैं, इस उम्मीद में कि उनको प्रमोशन मिलेगा, तो उन्होंने वहाँ कुछ स्कीम लगाई। तो बताइए क्या वो ऑडिटर के लिए रेलेवेंट है? नहीं, लेकिन इंटरनल कंट्रोल तो है। तो हमें सिर्फ वो इंटरनल कंट्रोल्स देखने हैं जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग से रिलेटेड है। पढ़ते हैं। इंटरनल कंट्रोल इज़ ए ब्रॉड टर्म एंड विथ वाइड कवरेज। इसका एरिया बहुत बड़ा है, बड़ी टर्म है। इट कवर द कंट्रोल ऑफ होल मैनेजमेंट सिस्टम। पूरा जो मैनेजमेंट सिस्टम है, ठीक है, जितने भी चेक्स, कंट्रोल,
जो बिजनेस में लगाए जाते हैं टू एफिशिएंट एंड इकोनॉमिक वर्किंग, ताकि बिजनेस क्या करे, एफिशिएंटली और इकोनॉमिकली वर्क करे। ठीक है, चलिए नीड क्या है इंटरनल कंट्रोल्स की, ज़रूरत क्या है बताइए। सबसे पहला तो रिलायबल डाटा मिले किसको, मैनेजमेंट तक। अब बताइए अगर मुकेश अंबानी अपना बिजनेस इतना बड़ा चला रहे हैं, क्या वो हर चीज़ खुद ध्यान रख सकते हैं? नहीं। तो उनके पास तो क्या आती है, रिपोर्ट आती है, मैनेजमेंट के पास इंफॉर्मेशन आती है इस सारी जगह से। अब वो इंफॉर्मेशन रिलायबल हो, उनमें कोई गलत चीज़ें ना हो, तो उसके लिए वो क्या करते हैं, प्रॉपर सिस्टम लगाते हैं ताकि उनके पास करेक्ट इन्फॉर्मेशन आए। ये तो मैं सिर्फ मैनेजमेंट के लिए कह रहा हूँ, आउटसाइडर्स के लिए भी इन्फॉर्मेशन का रिलायबल होना ज़रूरी है। तो देखिए, बिजनेस डिसीजंस रिक्वायर एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन टू रन बिजनेस एफिशिएंटली। बिजनेस को चलाने के लिए उनको सही इन्फॉर्मेशन चाहिए कि हमारा प्रोडक्ट कितना बिक रहा है, किन एरियाज़ में ज़्यादा बिक रहा है, किस प्राइस पे बिक रहा है, हम डिस्काउंट दे रहे हैं तो ज़्यादा बिक रहा है, एडवर्टीजमेंट से क्या फ़र्क पड़ रहा है, इस तरह की ये इन्फॉर्मेशन। एग्जाम्पल ऑफ सिग्निफिकेंट एरिया वेयर मैनेजमेंट रिक्वायर इन्फॉर्मेशन, जैसे सेलिंग प्राइस उसको फिक्स करनी है। ठीक है, इसके अलावा और कोई हो सकता है, जैसे मैंने आपको बताया कि एडवर्टीजमेंट के क्या फ़ायदे हैं, रिसर्च डेवलपमेंट, इन तरह की एक्टिविटीज़ के लिए उनको रिलायबल डाटा की ज़रूरत पड़ती है। और ये डाटा कब रिलायबल होगा, भरोसेमंद होगा, जब प्रॉपर कंट्रोल्स लगाए गए हो। दूसरा, ऑपरेशनल एफिशिएंसी, मतलब जो काम हो रहे हैं, जो भी ऑपरेशन चल रहे हैं, उनमें क्या आना, एफिशिएंसी लाना। एफिशिएंसी का मतलब मैंने आपको बताया था एक लास्ट लेक्चर के अंदर कि काम करना एक अलग हो गया, एक होता है काम को फटाफट करना, कम समय के अंदर कम संसाधन के साथ करना, उसको बोलते हैं हम एफिशिएंट। ठीक है, मतलब अननेसेसरी वेस्टेज ना हो कोई रिसोर्सेज का। ठीक है, तीसरा, एक रूल ऑफ लॉ तय करना, मतलब सब लोग नियम कायदे कानून को मानते हुए काम करें। ऐसा नहीं कि कोई कभी भी आ रहा है कुछ भी काम कर रहा है। तो इस चीज़ों को रोकने के लिए क्या होते हैं, इंटरनल कंट्रोल। जैसे आप अगर कोई गवर्नमेंट ऑफिस में जाते हो तो वहाँ हर चीज़ के नियम है, वो उसके बाहर जाके आपको तुरंत वापस लौटा देते हैं। क्यों लौटा देते हैं? क्योंकि वो अपने नियमों से बाहर जाके काम नहीं कर सकते, उनको फोटोकॉपी अटेस्टेड चाहिए। इसका मतलब चाहिए ही चाहिए, उसमें कोई डील नहीं चल सकती। तो एक सिस्टम क्रिएट करने के लिए भी इंटरनल कंट्रोल्स ज़रूरी होते हैं। फिर सेफ गार्डिंग ऑफ असेट एंड रिकॉर्ड्स, ये हमने डिस्कस किया ही था कि असेट्स को सेफ गार्ड करने के लिए कोई कैश चोरी ना हो, असेट मिसयूज़ ना हो। फिर दूसरा, जो फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स है वो गलत ना हो। ठीक है, थोड़ा सा और हम पढ़ते हैं इंटरनल कंट्रोल्स को और डिटेल में। एंटिटीज इंटरनल कंट्रोल। अब ऑडिटर की क्या जिम्मेदारी है इंटरनल कंट्रोल्स को लेके, हम उस पार्ट पे आए। ऑडिटर को समझना होता है किसको, एंटिटी के जो इंटरनल कंट्रोल्स है। द ऑडिटर शैल ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग, क्या करेगा वो, अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करेगा किसकी, इंटरनल कंट्रोल्स। क्या सारे? नहीं, जो रेलेवेंट है किसके लिए, ऑडिट के लिए। मैंने कहा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड है, सिर्फ वही। ऑल्दो मोस्ट कंट्रोल्स आर रेलेवेंट टू ऑडिट, ज़्यादातर कंट्रोल ऑडिट के लिए रेलेवेंट है क्योंकि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। बट ऐसा नहीं है कि सारे ही रिलेटेड है। ठीक है, ज़्यादातर फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड है, लेकिन क्या सारे कंट्रोल रिलेटेड है? नहीं। इट इज़ ए मैटर ऑफ ऑडिटर्स प्रोफेशनल जजमेंट। अब ये तय कैसे करेगा कौन सा रिलेवेंट है कौन सा नहीं है, तो ये ऑडिटर का खुद का प्रोफेशनल जजमेंट है। मतलब उसका जो नॉलेज है, जो एक्सपीरियंस है, उसके हिसाब से वो तय करेगा कि कौन कौन से कंट्रोल मुझे चेक करने चाहिए। अब जो कंट्रोल्स होते हैं, क्या उनके ऊपर आप 100% भरोसा कर सकते हो? नहीं किया जा सकता, क्योंकि कंट्रोल जो है वो हमेशा उनकी एक लिमिटेशन होती है, एक सीमा होती है कि वो सारी चीज़ें सही नहीं कर सकते। जैसे हमने जो फ़ायदे पढ़े थे, क्या हमेशा एक्यूरेट डाटा दे सकता है? क्या एकदम 100% एफिशिएंसी लाई जा सकती है? 100% इनको सेफ गार्ड किया जा सकता है? नहीं, क्योंकि कंट्रोल्स में क्या होती है, कुछ वीकनेसेस, कमजोरियां हमेशा रहती है। जैसे ये हमेशा एक रीज़नेबल एश्योरेंस दे सकते हैं। अब देखिए कंपनियों में नियम कायदे कानून कितने ही होते हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, क्या सब फॉलो होते हैं वैसे के वैसे? अगर वैसा होता तो आज बात कुछ और होती। दूसरा, ह्यूमन जजमेंट इन्वॉल्व होते हैं। कंट्रोल को लगाने वाले कौन है? इंसान है, तो उनसे गलती होना लाजमी है, क्योंकि मशीनें गलती नहीं करती, लेकिन इंसान से तो
डिसीजन मेकिंग में कहीं ना कहीं गलती रह जाती है। कई बार अंडरस्टैंडिंग समझने में गलती हो जाती है कि हम कंट्रोल किस लिए लगा रहे हैं, वही नहीं समझ पाए तो कंट्रोल का कोई पर्पज़ ही नहीं रहेगा। जैसे अगर हम कैश के लिए बात करें बैंक में, तो कैश को हमें प्रोटेक्ट करना है कि उसमें कोई गड़बड़ ना हो, तो आपको सबसे पहले समझना होगा कि कैश में कहाँ कहाँ चोरी हो सकती है। कैशियर के पास हो सकती है, कैशियर से जब लॉकर में या सेफ लॉकर में जब रखा जाता है वहाँ गड़बड़ हो सकती है, उसके ट्रांसपोर्टेशन में चोरी हो सकती है या एम्बेजलमेंट हो सकता है। तो पूरी आपको समझ होनी चाहिए कि हम किस पर्पज़ के लिए कंट्रोल्स लगा रहे हैं। तो उस समझ को क्या 100% कोई समझ सकता है? नहीं। फिर एम्प्लॉयज़ जब मिल जाते हैं 2 या 2 से अधिक लोग, तो हमेशा वो कंट्रोल को क्या कर सकते हैं? ओवरराइड कर सकते हैं, बाईपास कर सकते हैं। जैसे कोई भी कंट्रोल लगाया कि भाई ए काम करेगा, बी चेक करेगा, दोनों ही मिल गए तो फिर तो हो गया कबाड़ा, ठीक है। फिर मैनेजमेंट के जजमेंट इन्वॉल्व है, और स्मॉल एंटिटीज़ के केस में हमेशा लिमिटेशन होती है कि छोटी कंपनियां तो एक व्यक्ति ही वही मैनेजर है, वही मालिक है, उसका ओनर है। अब बताओ, सारे कंट्रोल एक आदमी के पास ही है, ठीक है। अब ऑडिटर क्या वो बताएगा जो उसी के ऊपर उसको भरोसा करना है। वो चाहे तो गड़बड़ भी कर सकता है, चाहे तो सब कुछ सही भी रख सकता है। बात समझ आई? आ गई। फिर नेक्स्ट देखते हैं कंट्रोल्स रेलेवेंट टू ऑडिट। जो हमने कहा था कि ऑडिटर को सिर्फ कौन से कंट्रोल देखने जो रेलेवेंट है ऑडिट के लिए। पढ़ते हैं जरा। फैक्टर्स रेलेवेंट टू ऑडिटर्स जजमेंट अबाउट वेदर अ कंट्रोल इंडिविजुअली और इन कॉम्बिनेशन विद अदर इज रेलेवेंट टू ऑडिट। जब ऑडिटर ये तय करता है कि कोई कंट्रोल जो इंडिविजुअली या दूसरे कंट्रोल के साथ मिलके ऑडिटर के लिए रेलेवेंट है या नहीं है, तो ये सारे फैक्टर्स तय करते हैं कि वो रेलेवेंट है या नहीं। जैसे मटेरियलिटी, कोई छोटी चीज़ है उसके लिए कंट्रोल लगाया है, बताइए क्या वो मटेरियल है? नहीं, तो क्या ऑडिट के लिए रेलेवेंट है? कोई काम का नहीं। ऐसे छोटे कंट्रोल किसी काम के नहीं। जैसे क्या हो सकता है ऐसा छोटा कंट्रोल, बताओ। तो मान लीजिए हर एम्प्लॉय को या जो कंपनी के बड़े ऑफिसर हैं उनको 50-100 रुपये दिन के एक चाय पानी के लिए खर्चा मिलता है रोज़, ठीक है। गवर्नमेंट कंपनीज में भी होता है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में भी होता है, प्राइवेट में भी होता है। अब बताओ उसके लिए कोई कंट्रोल लगाए और उसको चेक करना इतने छोटे अमाउंट के लिए जो साल का मिला के 2-3 हज़ार होता है, कोई ज़रूरत नहीं है। तो मटेरियल नहीं है, इसका मतलब वो ऑडिट के लिए रेलेवेंट नहीं है। दूसरा, द सिग्निफिकेंस ऑफ रिलेटेड रिस्क। अब उससे जुड़ी हुई रिस्क कितनी है उससे तय होता है। अगर कोई रिस्क नहीं है तो बताओ क्या कंट्रोल की कोई ज़रूरत है? नहीं। क्या वो हमारे लिए रेलेवेंट है? क्योंकि जब रिस्क ही नहीं है तो हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है। एंटिटी की साइज़ के ऊपर निर्भर करता है कि एंटिटी एक बड़ी एंटिटी है तो वहाँ पे कंट्रोल्स अलग अलग होंगे, ज़्यादा रेलेवेंट होंगे, हमें ज़्यादा कंट्रोल्स पे भरोसा करना होगा क्योंकि हम सारी चीज़ें वहाँ चेक नहीं कर पाएंगे। लेकिन छोटी एंटिटी है तो साल के गिनती के 500-1000 ट्रांजैक्शन है तो वहाँ कंट्रोल्स का ज़्यादा महत्व रहता नहीं। और वहाँ एक वो भी लिमिटेशन होता है कि जो ओनर मैनेजर सब कुछ एक अकेला पर्सन या 2 पर्सन ही होते हैं, तो वहाँ पे कंट्रोल्स पे ज़्यादा भरोसा भी नहीं किया जा सकता, तो वो हमारे ऑडिट के लिए कोई रेलेवेंट नहीं है। फिर नेचर ऑफ एंटिटीज़, बिजनेस किस तरह का बिजनेस है, तो वहाँ पे अलग अलग कंट्रोल होंगे, हर बिजनेस के अलग। एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में अलग होंगे, वहाँ वो चाहेंगे बिना फीस के कोई स्टूडेंट ना आए, ठीक है। एक बैंक के अंदर अलग कंट्रोल होंगे, एक दुकान के अंदर अलग होंगे, ठीक है। उसका ऑर्गेनाइजेशन, उसकी ओनरशिप, इस तरीके से। फिर उसी का डाइवर्सिफिकेशन, कॉम्प्लेक्सिटी, कितना कॉम्प्लेक्स है बिजनेस के ऑपरेशन, और उसके ऊपर किस तरह के कानून कायदे लगते हैं। अगर ज़्यादा रूल रेगुलेशन लगते हैं तो वहाँ कंट्रोल्स भी क्या होंगे? ज़्यादा होंगे, ठीक है। जैसे कुछ एग्जाम्पल दिए जो ऑडिटर के लिए रेलेवेंट हो सकते हैं कंट्रोल्स। मैं जानता हूँ ये थोड़ा मुश्किल है, लेकिन एक बार पढ़ के हम क्विकली इसको रिवाइज करेंगे, पूरी पिक्चर एक साथ में क्लियर हो जाएगी। ना ये रटने हैं आपको, ना याद करने हैं, मैं क्लियर कह देता हूँ, सिर्फ समझना है। और समझने के लिए एक बार पूरा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल है कि ये कंट्रोल्स रेलेवेंट है ऑडिट के लिए, ठीक है। कंट्रोल्स ओवर द कंप्लीटनेस एंड एक्यूरेसी ऑफ इंफॉर्मेशन। जो इंफॉर्मेशन है वो कंप्लीट और एक्यूरेट है या
नहीं, उसके ऊपर जो कंट्रोल्स लगाए हैं वो ऑडिटर के लिए ज़रूरी है, क्योंकि ये डायरेक्टली फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रभावित करेंगे। फिर असेट को सेफ गार्ड करने के लिए जो इंटरनल कंट्रोल है वो तो 100% आपके लिए रेलेवेंट है। क्यों? असेट आर पार्ट ऑफ बैलेंस शीट, ठीक है, तो उनका सेफ गार्ड होना ज़रूरी है, ठीक है। कंट्रोल्स रिलेटिंग टू द ऑब्जेक्टिव दैट आर नॉट रेलेवेंट टू ऑडिट, मतलब कुछ ऐसे ऑब्जेक्टिव जो ऑडिट के लिए रेलेवेंट नहीं है, उनके ऊपर कंट्रोल्स। मतलब जैसे मैं आपको बताऊं, वो अटेंडेंस वाला सिस्टम मैंने बताया था कि अटेंडेंस का सिस्टम हो गया, फिर एम्प्लॉयज़ को प्रमोट करने के लिए कोई स्कीम है ऐसी रेमुनरेशन की एक्स्ट्रा, तो इनके ऊपर जो कंट्रोल लगाए गए हैं, अब ऑडिटर को ये तय करना पड़ेगा कि ऐसे कंट्रोल कौन कौन से जो हमारे लिए रेलेवेंट नहीं है, जो हमारे ऑब्जेक्टिव से संबंधित नहीं है। तो ये तय करने में जो जो कंट्रोल लगे हुए हैं वो भी ऑडिटर के लिए जानना ज़रूरी है कि कोई ऐसा आइटम तो नहीं है जिसको ज़बरदस्ती उस कैटेगरी में डाल दिया गया है कि ये तो ऑडिट के लिए रेलेवेंट नहीं है। तो उसको करेक्टली मेज़र करना होगा कि कौन से हमारे ऑब्जेक्टिव से संबंधित है, कौन से नहीं। कई बार लॉ खुद रिक्वायर करता है कि ऑडिटर को इंटरनल कंट्रोल्स पे रिपोर्ट देनी होती है। हम पढ़ेंगे अभी इसी डिस्कशन के अंदर कि कंपनीज एक्ट में बोला गया है कि ऑडिटर को क्या करना है, इंटरनल कंट्रोल्स पे रिपोर्ट करना है। तो उस केस में ऑडिटर के लिए मैंडेटरी हो जाता है, ज़रूरी कि वो इंटरनल कंट्रोल्स देखे ही देखे। तो उसके लिए वो सारे कंट्रोल्स क्या है, रेलेवेंट है। ओके, चलिए, नेचर, एक्सटेंट एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ रेलेवेंट कंट्रोल। देखिए, कंट्रोल का काम क्या होता है, हमने पढ़ा था कि वो अगर प्रिवेंट कर सके, डिटेक्ट कर सके और करेक्ट कर सके, किसको, मटेरियल मिस स्टेटमेंट को। मतलब या तो प्रिवेंट करना मतलब रोकना, या अगर रोक नहीं पाते तो उसको डिटेक्ट और करेक्ट करना मतलब ढूंढ के सही करना ताकि दोबारा नहीं हो। अब इसके लिए ऑडिटर क्या कर सकता है, एक तो ऑब्जर्वेशन मतलब देखना किस तरीके से कंट्रोल परफॉर्म हो रहे हैं। दूसरा, डॉक्यूमेंट और रिकॉर्ड्स, जो भी रिपोर्ट्स अवेलेबल है कंट्रोल से रिलेटेड, किस किस तरह के मैकेनिज्म लगाए गए हैं कंपनी के अंदर, उनका इंस्पेक्शन करना। फिर कोई पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन है उसको ट्रेस करके भी हम देख सकते हैं कि ये ट्रांजैक्शन कहाँ से इनिशिएट हुआ और कहाँ तक पहुँचा। मैं इस पर आपको थोड़ा सा आगे जाके इसी लेक्चर के अंदर एग्जाम्पल के जरिए बताऊंगा कि किस तरीके से कंट्रोल्स की ट्रेसिंग होती है, ठीक है। फिर एक चीज़ लिखिए कि सिर्फ इंक्वायरी अलोन इज़ नॉट सफिशिएंट फॉर इंटरनल कंट्रोल पर्पजेज। मतलब सिर्फ आप इंक्वायरी करके, ये पूछा गया है कई बार कि वेदर इंक्वायरी अलोन इज़ सफिशिएंट फॉर दी इंटरनल कंट्रोल्स, मतलब इंटरनल कंट्रोल्स को आप चेक करना चाह रहे हो ऑडिटर, तो क्या सिर्फ इंक्वायरी के माध्यम से, इंक्वायरी का मतलब हमने मैनेजमेंट से पूछा, उन्होंने जवाब दिया, हमने एम्प्लॉयज़ से पूछा, जवाब दिया, उसी के आधार पे क्या सिर्फ आप अपना कंक्लूजन दे सकते हो कि कंट्रोल इफेक्टिवली ऑपरेट कर रहे हैं या नहीं? ऐसा नहीं है। आपको क्या करना पड़ेगा, सारी चीज़ें एक दूसरे के कॉम्बिनेशन में लगानी पड़ेगी। इंस्पेक्शन, ऑब्जर्वेशन एंड अदर मेथड्स भी आपको यूज़ करने होंगे। अब एक चीज़ आती है कि इंटरनल कंट्रोल्स के कंपोनेंट्स क्या क्या है, मतलब इंटरनल कंट्रोल्स के क्या क्या भाग है, क्या क्या चीज़ें मिलकर इंटरनल कंट्रोल्स को बनाती है। तो इसके लिए देखिए, सबसे पहली चीज़ होती है कंट्रोल एनवायरनमेंट। मतलब कंपनी के अंदर, एंटिटी के अंदर किस तरह का एनवायरनमेंट है, माहौल किस तरीके का है। मतलब एक एंटिटी के अंदर माहौल होता है ऑनेस्टी का, एक कल्चर होता है जिसके अंदर सब लोग क्या करते हैं, अपनी इंटीग्रिटी के साथ उस तरीके से वर्क करते हैं। एक दूसरी कंपनी ऐसी भी हो सकती है जिसके अंदर ऑनेस्टी नाम की कोई चीज़ नहीं है। मतलब वहाँ ऑनेस्टी के बजाय रादर देन फोकस होता है किसके ऊपर, अपने गोल्स को अचीव करने का, कि आपको कैसे भी करके अपने टारगेट, अपने लक्ष्य पूरे करने हैं, सेल करनी है, किसी तरीके से करो, चाहे आप कोई भी मीन्स फेक एडवर्टीजमेंट करो या कुछ भी कर सकते हो। तो ये हर एंटिटी का एक कंट्रोल का एनवायरनमेंट होता है जिससे आपके इंटरनल कंट्रोल्स प्रभावित होते हैं। अब आप कहोगे इस एनवायरनमेंट से, इस माहौल से कंट्रोल्स पे क्या फ़र्क पड़ता है। देखिए, अगर माहौल ऑनेस्टी का होगा, एक उस तरह का कल्चर होगा, तो वहाँ लोग ज़्यादा फॉलो करेंगे कि इसको, जो भी रूल सेट है, जो भी नियम कायदे कानून है, उसको ज़्यादा मानेंगे, उसको ज़्यादा अहमियत देंगे। और दूसरी ओर जहाँ ऐसा नहीं है, वहाँ इन चीज़ों की कोई वैल्यू नहीं होगी। तो वहाँ कंट्रोल्स ऑब्वियसली कैसे होंगे, वीक होंगे, कमज़ोर होंगे, किसकी तुलना में, दूसरी कंपनी की तुलना में।
तो सबसे पहली चीज़ कि कंट्रोल का एनवायरनमेंट कैसा है कंपनी के अंदर। दूसरा, एंटिटी का खुद का रिस्क असेसमेंट प्रोसेस, मतलब एंटिटी खुद वो भी तो रिस्क का असेसमेंट करती है, तो वो किस तरीके से अपने रिस्क का असेसमेंट करती है, वो प्रोसेस क्या यूज़ करती है, ठीक है, वो भी इंटरनल कंट्रोल्स का पार्ट है जानने के लिए। तीसरा, आइडेंटिफाई करना, पता करना किसके बारे में, इंफॉर्मेशन सिस्टम इंक्लूडिंग द बिजनेस प्रोसेस रेलेवेंट टू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड कम्युनिकेशन, मतलब किस तरीके से इंफॉर्मेशन का फ्लो होता है, जानकारियाँ जाती है एक जगह से दूसरी जगह। जैसे अगर मैं बताऊं, वो देख सकता है कोई क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन एंटिटी के अंदर जो कि सिग्निफिकेंट है, कि वो कहाँ से इनिशिएट हुए, शुरू कहाँ से हुए, कैसे रिकॉर्ड हुए, कैसे प्रोसेस हुए, जहाँ अगर उसमें गलती हुई तो कैसे सुधार हुआ। कोई भी एक ट्रांजैक्शन को देख के ऑडिटर क्या कर सकता है, पूरे अकाउंटिंग सिस्टम को चेक कर सकता है कि इंफॉर्मेशन सिस्टम कैसे काम करता है। मैं छोटा सा एग्जांपल लूँ, किसी कंपनी के अंदर मान लीजिए फिक्स एसेट रजिस्टर आपको चेक करना है, तो आप देखना चाहते हो कि फिक्स एसेट रजिस्टर के संबंध में किस किस तरीके के कंट्रोल है, मतलब वो एक तरीके से फिक्स्ड एसेट के रिलेशन में कंट्रोल देख रहे हो आप। तो कंपनी बहुत बड़ी है, उसके हज़ारों ब्रांचें हैं, हज़ारों ऑफिसेज है, जहाँ पे हज़ारों तरह के असेट है, टेबल कुर्सी फर्नीचर से लेके बड़े असेट तक, मशीन है, प्लांट एंड मशीनरी। तो कोई तो सिस्टम एंटिटी फॉलो करती होगी कि जब कोई नया आप असेट परचेज करते हो तो उसकी रिकॉर्डिंग होती है, उसको एक नंबर दिया जाता है, फिर उसको इश्यू किया जाता है, फिर एनुअली उसका इंस्पेक्शन होता है, उसकी मेंटेनेंस होती है। तो ये पूरा जो फ्लो है ट्रांजैक्शन का, उसको देखना। देन कंट्रोल एक्टिविटीज़, इसके अलावा कुछ गतिविधियां जो मैनेजमेंट करता है स्पेसिफिकली कंट्रोल्स को लगाने के लिए। और फाइनली कंट्रोल्स की मॉनिटरिंग, ऐसा नहीं है सिर्फ कंट्रोल लगा के छोड़ दिए, उनकी मॉनिटरिंग भी होनी चाहिए कि वो इफेक्टिवली ऑपरेट कर रहे हैं या नहीं। तो ये 4-5 चीज़ें हैं जो मिलके क्या करती है, कंट्रोल्स को बनाती है। सबसे पहला एनवायरनमेंट, दूसरा एंटिटी के खुद के रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, तीसरा इंफॉर्मेशन सिस्टम, कंट्रोल एक्टिविटीज़ एंड मॉनिटरिंग, ठीक है। मेथड्स टू अंडरस्टैंड इंटरनल कंट्रोल्स, देखिए मेथड्स क्या क्या है, 4 मेथड है। अगर आपसे पूछे इंटरनल कंट्रोल्स को कैसे जान सकता है ऑडिटर, तो 4 तरीके होते हैं। कितने? 4। पहला होता है नैरेटिव रिकॉर्ड। नैरेटिव रिकॉर्ड क्या होता है, लिखित एक तरीके से पूरा रिकॉर्ड होता है कि कंपनी में क्या क्या कंट्रोल्स लगाए हुए हैं, किस किस तरीके से काम हो रहा है, कैसे कैसे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो रहे हैं, हर चीज़ का एक रिकॉर्ड ब्यूरो होता है, उसको बोलते हैं नैरेटिव रिकॉर्ड। ये ज़्यादा डिटेल्ड होता है, इसको पढ़ना इतना आसान नहीं है क्योंकि इसमें डिटेल में चीज़ें होती है, ज़्यादा विस्तृत होती है, तो ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। दूसरा होता है चेकलिस्ट। चेकलिस्ट क्या होता है, चेकलिस्ट के अंदर एक तरीके से ऑडिटर ये करता है कि वो एक लिस्ट बना देता है कि मान लीजिए अभी जो मैंने एग्जांपल लिया फिक्स एसेट रजिस्टर का, तो वह इस तरीके से चेकलिस्ट बनाएगा कि जब कोई एसेट परचेज किया जाता है तो उसको कौन करता है, उसकी अप्रूवल कौन देता है, फिर उसका टेंडर कौन करता है, टेंडर होने के बाद टेंडर फाइनल कौन करता है, फिर असेट की रिसिप्ट कहाँ होती है, आपके मतलब स्टोर में होती होगी या ऑफिस में जहाँ होती है, फिर उसका पेमेंट कैसे होता है, फिर उसकी रिकॉर्डिंग कैसे होती है। तो ये एक तरीके से चेकलिस्ट बना दी। अब इसको हाँ ना में भी बना सकता है वो कि भाई जैसे सबसे पहला क्वेश्चन हो गया कि क्या परचेज के लिए टेंडरिंग की प्रक्रिया फॉलो की जाती है या नहीं। दूसरा, फिर उसको कौन ऑथराइज है करने के लिए, बराबर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की अप्रूवल ली जाती है नहीं। तो ये चेकलिस्ट बना के ऑडिटर क्या करेगा, अपने जो एंटिटी है उसके एम्प्लॉयज़ के पास जाएगा, मैनेजमेंट के पास जाएगा और वो अपनी चेकलिस्ट से पूछेगा और जैसे टिक करता जाएगा कि हाँ ऐसा भी हो रहा है, ऐसा भी हो रहा है। और अब अगर उससे वो आइडिया लगाएगा कि किस किस तरीके से कंट्रोल ऑपरेट कर रहे हैं। ये होती है चेकलिस्ट। आप जानते हो ना, चेकलिस्ट 10 चीज़ें लिख दी और उनके आगे टिक करना कि ये चीज़ें हो रही है या नहीं। फिर क्वेश्चनेयर होता है क्या, एक तरीके से सवाल होते हैं फिक्स, जिसके अंदर ऑडिटर क्या करता है, सवाल पूछता है किससे, अगेन मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज़ से, ये जानने के लिए वहाँ कंट्रोल किस तरीके से काम कर रहे हैं। ये सिंपल क्वेश्चन होते हैं, मतलब हाँ या ना, इस तरीके के छोटे जवाब। ऐसा नहीं है पूरा एक्सप्लेनेशन बताइए क्या कंट्रोल है और सामने से बता रहा है पूरा। क्वेश्चनियर का मतलब होता है क्वेश्चंस की सीरीज़ होती है जिसके अंदर आप एक के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हो। नेक्स्ट होता है फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट के अंदर होता है कि इस तरीके से आपने अगर कहीं देखा हो तो सबसे पहले सवाल पूछा जाता है कि भाई टेंडरिंग की प्रक्रिया होती है या नहीं परचेज के लिए,
यस और नो। अगर यस है तो फिर आप इधर आइए, क्या उसको प्रॉपर ऑथराइज जो पर्सन है क्या वही करते हैं या कोई और भी कर सकता है। तो इस तरीके से ये यस नो एक फ्लो चार्ट होता है, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन एक तरीके से, जिसको देख के ऑडिटर को कंट्रोल समझ आ सकते हैं। तो ये 4 मेथड होते हैं बेसिकली। हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि और कैसे करता है, हमारे लिए समझना ज़रूरी था और वो हम देख चुके हैं। और ध्यान रखने वाली बात ये है कि ये 4 मेथड्स है जिनके जरिए ऑडिटर इंटरनल कंट्रोल्स को समझ सकता है। एक तो नैरेटिव रिकॉर्ड्स मतलब डिटेल्ड रिकॉर्ड, एक चेकलिस्ट, एक क्वेश्चनियर और एक फ्लो चार्ट। अब ये सजेस्ट किया जाता है कि कोई एक मेथड अपने आप में गुड नहीं है, ऑडिटर इन चारों में से सब चीज़ें कंबाइंड यूज़ कर सकता है। जैसे उसने फ्लो चार्ट ले लिया, अब फ्लो चार्ट में उसको जहाँ डिटेल में चाहिए वो नैरेटिव रिकॉर्ड देख सकता है, यार वहाँ पे चेकलिस्ट और इनको यूज़ करके और जानकारी ले सकता है। ठीक है। अब एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़, इंटरनल कंट्रोल्स जब पढ़ रहे हैं तो पूरा पढ़ेंगे हम, इससे संबंधित कुछ लीगल प्रोविजंस जो है वो भी हम पढ़ते हैं इंटरनल कंट्रोल्स और इंटरनल ऑडिट से रिलेटेड। हम लोग इसको वापस समराइज़ करेंगे, आप चिंता मत कीजिए। जो चीज़ें हमारे लिए रेलेवेंट है वापस से देखेंगे सारी। सबसे पहला कंपनीज एक्ट का एक सेक्शन है जो कहता है कि इंटरनल ऑडिट जो है वो कंपलसरी है। अब ये इंटरनल कंट्रोल की बात कर रहे थे और अचानक मैं इंटरनल ऑडिट पे क्यों आ गया, तो एक मैं चीज़ बताऊं आपको। इंटरनल ऑडिट जो होती है वो कहीं ना कहीं कंपनी के इंटरनल कंट्रोल्स का ही पार्ट होती है। कंपनी क्यों करवाती है इंटरनल ऑडिट? यही देखने के लिए कि कोई फ्रॉड एरर ना हो, कोई गड़बड़ ना हो, असेट को सेफगार्ड करने के लिए, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में गड़बड़ ना हो। तो ये तो किस में होता है? ये इंटरनल कंट्रोल्स में होता है। तो ये एक तरीके से इंटरनल कंट्रोल का ही पार्ट है। सेक्शन 138 ऑफ कंपनीज एक्ट जो कहते हैं कि इंटरनल ऑडिटर के द्वारा इंटरनल ऑडिट की जानी ज़रूरी है। किन कंपनीज के लिए? एवरी लिस्टेड कंपनी, हर लिस्टेड कंपनी के लिए। दूसरा, एवरी अनलिस्टेड कंपनी, अगर उसकी पेड अप कैपिटल जो है वो 50 करोड़ रुपए या उससे ज़्यादा है, या उसका टर्नओवर 200 करोड़ और उससे ज़्यादा है पिछले फाइनेंशियल ईयर में, या उसके लोन और बोरोइंग जो डेट है बैंक से, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, वो 100 करोड़ या उससे ज़्यादा है किसी भी टाइम पे लास्ट ईयर में, या उसके जो आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट है वो 25 करोड़ रुपीज़ या उससे ज़्यादा है। कुल मिला के 4 लिमिट है। पहला तो क्या, लिस्टेड को तो हमेशा ही करवानी है, अगर अनलिस्टेड है तो उसको देखना होगा ऑडिटर को। अगर पेड अप कैपिटल है कितनी, 50 से ज़्यादा, या टर्नओवर है कितना, 200 करोड़ से ज़्यादा, या आउटस्टैंडिंग लोन्स और ये है कितने से ज़्यादा, 100 करोड़ से ज़्यादा, या डिपॉजिट्स है पब्लिक के डिपॉजिट कितने से ज़्यादा, 25 करोड़ से ज़्यादा। किसी भी लिमिट को अगर वो पूरा कर रहा है तो उसको क्या करवानी होगी, इंटरनल ऑडिट कंपलसरी है। इसके अलावा प्राइवेट कंपनीज है जिनका टर्नओवर 200 करोड़ है, या फिर आउटस्टैंडिंग लोन कितने हैं, 100 करोड़, तो उसको भी ऑडिट करवाना ज़रूरी है। कौन सी ऑडिट? इंटरनल ऑडिट, सेक्शन 138। फिर आईसीआई ने एक स्टैंडर्ड्स भी इशू किए हुए, जैसे हम स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग पढ़ते हैं वैसे स्टैंडर्ड्स ऑन इंटरनल ऑडिट किसने इशू कर रखे हैं? आईसीआई, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। ये भी आपकी बात ध्यान में होनी चाहिए। फिर एक क्लॉज है, सेक्शन है, सब सेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 134 ऑफ कंपनीज एक्ट, जो करता है एक्सप्लेन क्या, मीनिंग ऑफ इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल। वो बताता है क्या कि फाइनेंशियल कंट्रोल क्या होते हैं, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल। अब एक शब्द है ये नया, एक तरीके से हम अभी तक पढ़ रहे थे इंटरनल कंट्रोल, अब पढ़ रहे हैं इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल, तो कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो इंटरनल कंट्रोल जो फाइनेंस से रिलेटेड है वो क्या कहलाते हैं, सारे इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल। तो ये सेक्शन है जो डिफाइन करता है द पॉलिसी एंड प्रोसीजर अडॉप्टेड बाय कंपनी फॉर एंश्योरिंग ऑर्डरली एंड एफिशिएंट कंडक्ट। वो सारे पॉलिसी और प्रोसीजर, नियम, कायदे, कानून, प्रोसीजर जो कंपनी फॉलो करती है, ये देखने के लिए फॉर ऑर्डरली एंड एफिशिएंट कंडक्ट ऑफ इट्स बिजनेस, ताकि उसका बिजनेस सही तरीके से हो, इंक्लूडिंग एडहेरेंस टू कंपनीज पॉलिसी, कंपनी के नियमों की पालना हो, असेट सेफगार्ड हो, प्रिवेंशन एंड
डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड और एरर रोके जा सके, और एक्यूरेसी एंड कंप्लीटनेस ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड है वो एक्यूरेट हो, कंप्लीट हो, और टाइमली और रिलायबल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रिपेयर हो, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिलायबल और सही हो। इस ऑब्जेक्टिव के साथ जो भी कंट्रोल लगाए जाते हैं, जो भी पॉलिसी और प्रोसीजर अडॉप्ट किए जाते हैं, उनको क्या कहते हैं? इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल। वही डेफिनेशन है जो हम डिस्कस कर रहे थे कि कंपनी के द्वारा लगाई गई कोई भी पॉलिसी और प्रोसीजर किस उद्देश्य के साथ, तो उद्देश्य क्लियर है क्या? सबसे पहला कि भाई कंपनी का जो बिज़नेस है वो सही तरीके से हो, उसमें कोई गड़बड़ ना हो, एफिशिएंटली काम हो, इफ़ेक्टिवली काम हो, ऑर्डरली काम हो, ऑर्डर का मतलब एक नियम के तहत काम हो। दूसरा, कंपनी के जो नियम कायदे हैं उनको फॉलो किया जाए, असेट को सेफगार्ड किया जाए, फ्रॉड एरर को होने से रोके, फिर जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड और फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो टाइमली और रिलायबल प्रिपेयर हो सके। ठीक है। नेक्स्ट, ऑडिटर्स रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर रिपोर्टिंग ऑन इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल। जो हमारा ऑडिटर है, एक्सटर्नल ऑडिटर, क्या उसकी ड्यूटी है कि वो फाइनेंशियल कंट्रोल के ऊपर या इंटरनल कंट्रोल्स के ऊपर रिपोर्ट करे? तो वैसे तो वो अपनी रिपोर्ट के अंदर सिर्फ ओपिनियन देता है, हमने एसेज में पढ़ा था, और उसको कहीं भी ये ड्यूटी नहीं है कि इंटरनल कंट्रोल्स चेक करना ऑडिटर की ड्यूटी नहीं है, लेकिन उसका काम इस तरीके से होता है कि उसको इंटरनल कंट्रोल्स देखने पड़ते हैं। लेकिन अब जो कंपनीज एक्ट है वो एक जगह मैंडेटरी कर देता है, कंपलसरी कर देता है कि ऑडिटर को अपनी रिपोर्ट के अंदर इंटरनल कंट्रोल्स के ऊपर कमेंट करना ही होगा, ओपिनियन देना ही होगा। और वो सेक्शन है सब सेक्शन 3 ऑफ 143, ये हम कंपनीज एक्ट में पढ़ेंगे, जो कहता है क्या? ऑडिटर को देखना वेदर कंपनी हैज़ एडुकेट फाइनेंशियल कंट्रोल सिस्टम इन प्लेस एंड ऑपरेटिंग इफेक्टिवली। ऑडिटर को देखना है कि प्रॉपर कंट्रोल है या नहीं, और वो इफेक्टिवली ऑपरेट कर रहे हैं या नहीं। दूसरा, ये रेलेवेंट है, वैसे इतना कोई काम का नहीं है, बोर्ड रिपोर्ट जो होती है उसमें भी उनको भी कमेंट करना होता है इंटरनल कंट्रोल्स पे। फिर एक क्वेश्चन है कि इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल, और दूसरा इंटरनल कंट्रोल्स ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, दोनों में क्या फ़र्क है? इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल तो अभी हमने देख ली, जो नॉर्मल कंट्रोल होते हैं, और इस शब्द का मतलब होता है जब ऑडिटर इंटरनल कंट्रोल्स पे अपना ओपिनियन देता है तो उसको बोलते हैं क्या? इंटरनल कंट्रोल्स ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। ठीक है, बात समझ आई? अब वापस देखते हैं हमने क्या क्या पढ़ा इंटरनल कंट्रोल्स में। सबसे पहले हमने देखा इंटरनल कंट्रोल्स होते क्या है। ठीक है, तो इंटरनल कंट्रोल्स का मतलब सिंपली यही कि जो भी नियम कायदे कानून एक कंपनी बनाती है ताकि उसके जो ट्रांजैक्शन है वो सही तरीके से रिकॉर्ड हो, असेट सेफगार्ड हो, इफ़ेक्टिव और एफिशिएंट मैनर में बिजनेस काम करे, कोई रिसोर्सेज का वेस्टेज ना हो, वो सारे कंट्रोल क्या कहलाते हैं? इंटरनल कंट्रोल कहलाते हैं। फिर दूसरा मुद्दा आया कि सारे इंटरनल कंट्रोल हमारे लिए रेलेवेंट नहीं है, हमारे लिए वो रेलेवेंट है जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में काम आ रहे हैं, उनसे जुड़े हुए हैं, वही रेलेवेंट है। और ये ऑडिटर का खुद का जजमेंट है कि कौन से काम के हैं, कौन से नहीं। फिर हमने कहा इंटरनल कंट्रोल्स की भी लिमिटेशन होती है, वो ये 100% एंश्योर नहीं करवा सकते कि सब कुछ सही हुआ होगा। और कौन कौन से कंट्रोल ऑडिटर के लिए रेलेवेंट है, ये जानने के लिए कई सारे फैक्टर्स काम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ हमने देखी इंटरनल कंट्रोल्स के कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं। तो एक होता है कंट्रोल एनवायरनमेंट, एक एंटिटी का रिस्क असेसमेंट, इंफॉर्मेशन सिस्टम, कंट्रोल एक्टिविटी एंड मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल। फिर नेक्स्ट चीज़ आती है मेथड्स, कैसे समझे इंटरनल कंट्रोल्स को ऑडिटर। तो 4 मेथड होते हैं, नैरेटिव रिकॉर्ड, चेकलिस्ट, क्वेश्चनियर और फ्लो चार्ट। फिर हमने देखा इंडिया के अंदर इससे जुड़े हुए कुछ लीगल प्रोविज़न इंटरनल कंट्रोल से रिलेटेड। तो सबसे पहला एक इंटरनल ऑडिट का सेक्शन है 138, जो कुछ कंपनीज़ के लिए मैंडेटरी करता है। फिर सेक्शन 134 है जो इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल को एक्सप्लेन करता है, बताता है क्या होते हैं। फिर सेक्शन है 3 ऑफ 143 जो ऑडिटर को कहता है कि आपको रिपोर्ट के अंदर इंटरनल कंट्रोल्स को ऊपर रिपोर्ट देनी है, उनको बताना है कि वो लगाए गए हैं और इफ़ेक्टिवली ऑपरेट कर रहे हैं या नहीं। ठीक है।